तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 442 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था ड्रैगन गार्ड बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि उनकी जो क्वीन है उसके पेट के अंदर जुंजी का बच्चा है, तो वो उसके ऊपर अटैक कर देता है जिससे क्वीन वहीं पर गिर जाती है। फिर साथ ही उसे कहता है कि मेरा वो मतलब नहीं था, मैं जहाँ पर तुम्हें मारना नहीं चाहता था। लेकिन आगे से उसकी जो क्वीन होती है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि अपनी बकवास बंद करो, तुमने ये जानबूझकर किया है, यहाँ पर मेरे करीब आने की गलती भी मत करना। फिर साथ ही वो अपने बच्चे से पूछ रही होती है मेरे बेटे क्या तुम ठीक हो, लेकिन वो उसे आगे से कोई भी जवाब नहीं दे रहा होता। तो इसी के साथ ही ड्रैगन गार्ड उसे कहता है कि प्लीज मुझे यहाँ पर तुम्हारी मदद करने दो शैनजी, मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करूंगा और तुम्हारे बच्चे को बचा सकता हूँ। जबकि वो चिल्लाकर उसे कहती है कि नहीं, मुझे तुम्हारी मदद बिल्कुल भी नहीं चाहिए, यहाँ पर से दूर चले जाओ। फिर साथ ही उसे कहती है कि मैं यहाँ पर वेल ऑफ सैमसरा में जा रही हूँ। वो अपने पास एक पोर्टल ओपन करती है और कहती है कि मैं इस पोर्टल के अंदर जा रही हूँ, वापस आने के बाद मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। इसी के साथ ही जाने से पहले वो उसे धमकी देती है और कहती है कि अगर मेरे बेटे हिल को यहाँ पर कुछ भी हुआ, अगर मेरा बेटा मरा तो उसके बाद देखना मैं यहाँ पर लाइट को छोड़कर एक डीमन बन जाऊंगी। जिस तरह से वो लड़की डीमन बन गई थी उसी तरह मैं यहाँ पर तुम्हारी पूरी की पूरी गार्ड राम को बर्बाद कर दूंगी। मैं ड्रैगन रेस के किसी एक इंसान को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इसी के साथ ही वहां पर अंदर चली जाती है। उसके वहां पर अंदर चले जाने के बाद ड्रैगन गार्ड जो होते हैं बेचारे काफी ज्यादा अफसोस में होते हैं, साथ ही सोच रहे होते हैं कि जुंची कमीने कही कि तुमने क्या कर दिया। और साथ ही वहां पर एक जबरदस्त चीख मारते हैं और कहते हैं मैंने तुम्हें इतने अच्छे से ट्रीट किया, मैंने तुम्हें अपने बेटे की तरह यहाँ पर बहुत ही अच्छे से ट्रीट किया, लेकिन तुमने यहाँ पर क्या किया, मेरी क्वीन के साथ यहाँ पर सब कुछ कर दिया। पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमारा जुंची का दिखाया जाता है कि हमारा जुंची अपने घर वापस आ जाता है। उस जगह के ऊपर से होकर उस लड़की के पास से मिलकर वापस आता है और अपने पास से स्पेशल मेडिसिन निकालकर अपनी बेटी को देता है। उसकी बेटी उसे कहती है कि डैड क्या वाकई में ये काम करेगी, तो उसका डैड उसे कहता है कि हाँ ये काम करेगी। इसको डिवाइन वाटर ऑफ लाइफ और साथ में एक ड्रॉप ऑफ ड्रैगन्स डॉन जेड लिक्विड है, इसको पीने के बाद तुम्हारी इंटरनल इंजरीज ठीक हो जाएंगे और साथ ही तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल भी बढ़ने वाली है। तो उसकी बीवी उसे कहती है कि जुंची क्या वाकई में तुम्हें लगता है कि ये वाली स्पिरिचुअल लिक्विड जो है ये काम करेंगे, हम पहले भी से बहुत सारे स्पिरिचुअल लिक्विड्स दे चुके हैं, कहीं इसके साथ से कोई नुकसान तो नहीं पहुंचेगा। तुम्हारा जुंची उसे कहता है कि नहीं ये मेरी दोस्त ने मुझे दिया था, वो एक बहुत ही खास दोस्त है। वो यहाँ पर शैनजी की बात कर रहा था क्योंकि ड्रैगन क्वीन ने उसे ये दोनों चीजें दी थी। तो वो कहता है कि जिसने मुझे दिया था वो बहुत ज्यादा रिलायबल है, इसकी मदद से मेरी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और इसी के साथ ही उसे कहता है कि चलो जल्दी से इन दोनों चीजों को ले लो, और वो दोनों पिल्स जो होती हैं वो उसे दे देता है। तो उसकी बेटी जैसे वहां पर दोनों पिल्स को लेती है और उनको एब्जॉर्ब करती है तो उसी के साथ ही उसकी एनर्जी जो होती है वापस रिकवर होना शुरू हो जाती है। ना सिर्फ उसकी की वहां पर दोबारा से रिकवर हो रही होती है बल्कि एकदम से उसकी एनर्जी जो होती है वहां पर सर्ज होती है और एनर्जी सर्ज होने के साथ ही वो ब्रेक थ्रू कर लेती है। तो जैसे वहां पर वो ब्रेक थ्रू कर लिया, एक साथ वहां पर 4 लेवल्स को पार करने के बाद वो डायरेक्टली वहां पर डिवाइन जानवरा में ब्रेक थ्रू कर लेती है और इस बात से वो काफी ज्यादा खुश होती है। उसकी मां बहुत ज्यादा हैरान होती है जबकि वो कहती है कि डैडी ये क्या हो गया, मैंने यहाँ पर इतनी तेजी से ब्रेक थ्रू कैसे कर लिया। तुम्हारा जुंची उसे कहता है कि बेटा मैंने तुम्हें कहा था ना कि वो मेडिसिन बहुत ज्यादा स्पेशल है, सब कुछ मेरी उस डिवाइन वर्ल्ड की दोस्त की वजह से हुआ है, कि गार्ड राम की उस दोस्त की वजह से हुआ है जहां पर से मैं स्पेशल मेडिसिन लेकर आया था। तो वो उसे कहती है कि डैडी आप जहां पर गार्ड वर्ल्ड की बात करते हैं, क्या वाकई में वो गार्ड्स की दुनिया जो है बहुत ज्यादा खूबसूरत और बहुत ज्यादा बड़ी है, क्या वो बहुत ज्यादा अच्छी दुनिया है। तो उसके डैड उसे कहते हैं कि हाँ वो बहुत ज्यादा खूबसूरत भी है लेकिन वो बहुत ज्यादा खतरनाक भी है, फिलहाल के लिए तुम उसके बारे में बात मत करो। वहां पर जिसके पास ज्यादा स्ट्रेंथ होती है सभी लोग सिर्फ और सिर्फ उसी की रिस्पेक्ट करते हैं। इसी के साथ उसे बाहर से आवाज आती है, कोई उसे कहता है कि ब्रदर जुंची तुम्हें जल्दी से आना होगा, यहाँ पर कुछ वाइल्ड बीस्ट ने अटैक कर दिया है जो कि बहुत ज्यादा बेजर्क हो चुके हैं। तुम्हारा जुंची जल्दी से उठकर भागता हुआ बाहर जाता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, फिर से यहाँ पर वाइल्ड बीस्ट ने अटैक कैसे कर दिया। और वो अपनी बेटी से कहता है कि तुम लोग यहीं पर रुको, मैं अभी जाता हूँ, जाकर इस मसले को सुलझा कर आता हूँ। लगता है कि फिर से यहाँ पर कुछ बेजर्क बीस्ट आ गए हैं जिनके अंदर इवल एनर्जी आ गई है। उनसे पूछता है कि यहाँ पर अटैक कहाँ पर हुआ है, तो वो लोग उसे बताते हैं कि हर तरफ अटैक हो रहा है। तुम्हारा जुंची जो होता है वहां पर से बाहर निकलता है, आसमान की तरफ देखता है, वहां पर उसे रेड कलर की एनर्जी चमकती हुई दिखाई देती है। फिर साथ उसे वहां पर एक मेमोरी याद आती है कि उसे एक लड़की ने कहा था, एक लड़की जो कि इस वक्त सोंग स्नो राम एक बहुत ही ठंडे पानी की झील है जिसके अंदर बैठकर वहां जुंची ने कल्टीवेट भी किया था। उस झील की गहराई में जहां पर गहराई के अंदर एक लड़की थी जो ट्रैप थी, उस लड़की ने उसे कहा था कि मैं मेरे पास यहाँ पर आना, मैं तुम्हें यहाँ पर तुम्हारी पावर्स के बारे में बताऊंगी और तुम्हें यह भी बताऊंगी कि वो क्रिम्सन क्रैक्स क्या है। और जब क्रिम्सन क्रैक्स यहाँ पर अपीयर होंगे और जब हर तरफ से यहाँ पर स्पिरिचुअल बीस्ट जो है वो बेजर्क होना शुरू हो जाएंगे तब तुम्हें मेरे पास आना होगा, मैं तुम्हें सारी की सारी सच्चाई बताऊंगी। तुम्हारे पास यहाँ पर इवल गार्ड्स की पावर है, अब तुम्हें यहाँ पर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठानी पड़ेगी। जिसके पास इवल गार्ड्स की पावर होंगी उसे यहाँ पर इवल गार्ड्स की पावर्स को यूज करते हुए बुराई को हराना होगा। पांच उनकी इस बात को याद करता है और कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे जल्दी से जल्दी सोंग स्नो राम में जाना होगा इससे पहले कि वो क्रिम्सन क्रैक और ज्यादा बढ़ जाए। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है सोंग स्नो राम का दिखाया जाता है जहां पर मास्टर मो बिंगजान जो होती है अपनी सिस्टर के पास आती है और उसे कहती है कि सिस्टर बुरी खबर है। उसके सिस्टर उसे कहती है कि अब यहाँ पर क्या हो गया, तो वो उसे कहती है कि सिस्टर तकरीबन आधा घंटा पहले एक बहुत ही बड़ी बीस्ट टाइड सडनली पता नहीं कहां पर से अपीयर हुई, वो ईस्टर्न पार्ट नॉर्दर्न आइस फिनिक्स एम्पायर में अपीयर हुई है। सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे में उसने पूरे कंट्री के 10% एरिया को बुरी तरह से मुतासिर किया और बहुत सारे लोग मारे गए और बहुत सारे लोग जो है ग्रेट डिजास्टर की चपेट में आ गए हैं।
मिस मो जानजिन उसकी बात सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है क्या यहाँ पर बीस्ट डाइड उस जगह के ऊपर कैसे आ सकती है। तो वो कहती है कि मुझे इस बारे में नहीं पता, ये बात अभी तक अननोन है। लेकिन ज्यादा मिस्टीरियस बात तो यह है कि वहां पर वो सारे के सारे बीस्ट जो है उन्हीं की उसी की टेरिटरी के यानी उसी कंट्री के रहने वाले हैं। वो सारे के सारे बीस्ट बहुत ज्यादा शांत थे, लेकिन अचानक से आधा घंटा पहले वो सारे के सारे बहुत ज्यादा वायलेंट हो गए। उनकी एनर्जी जो थी वो डिमोनिक एनर्जी में चेंज हो गई और उन्होंने यहाँ पर इंसानों के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। साथ ही वो बिंगशान उसे कहते हैं कि सिस्टर मुझे लगता है कि यहाँ पर दुनिया में बहुत ज्यादा बड़ी चेंजिंग आने वाली है। इस वक्त फ्लेम का ड्राम के अंदर भी इसी तरह की एक बीस्ट डाइड का सामना किया जा रहा है। वहां पर भी बहुत सारे बीस्ट बिजर्क हो चुके हैं और वो लोग भी वहां पर अटैक करना शुरू कर चुके हैं। तो उसकी बड़ी सिस्टर उसे कहती है कि मैं यहाँ पर तुम सभी लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि सभी लोग यहाँ पर वार के लिए रेडी हो जाओ, जितने भी डिसाइपल्स हैं सभी को तैयार करो, हम सभी लोग यहाँ पर जंग करने वाले हैं। तो मो बिंगजान उसे कहते हैं कि सिस्टर इस बात का क्या मतलब है, हम लोग किससे जंग करने वाले हैं। तो वो उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें बताती हूँ कि हमें किससे जंग करनी है। मो जानजिन उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम सभी लोगों को बैटल के लिए इसलिए तैयार कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि वो जो आसपास के बीस्ट टाइड्स है यानी कि वहां पर जो बीस्ट का बिजर्क होना है वो तो सिर्फ और सिर्फ सुपरफिशियल बात है। कोई यहाँ पर हमें जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है। वो चाहता है कि हम लोग सभी अपनी फोर्सेज को वहां पर भेजें उन बीस्ट से फाइट करने के लिए और उसके बाद पूरे की पूरी गार्ड राम जो है वहां पर इसके चपेट में आ जाएगी और सभी के ऊपर वो निकलकर अटैक कर देगा। क्या तुम्हें पता है कि यहाँ पर एक बहुत ही ब्लैक कलर का स्ट्रेंज सा ऑरा है जो कि यहाँ पर पूरे की पूरी ईस्टर्न डिवाइन रीजन और उसके साथ साथ साउथर्न डिवाइन रीजन और वेस्टर्न डिवाइन रीजन उसको पूरी तरह से कवर कर रहा है। तो ये बात सुनने के बाद बिंगजान आगे से बिल्कुल खामोश होती है। तो मो जानजिन उसे कहती है कि मुझे लगता है कि हम सभी लोगों को यहाँ पर इस वक्त नॉर्दर्न डिवाइन रीजन की तरफ ध्यान रखना चाहिए क्योंकि नॉर्दर्न डिवाइन रीजन के ऊपर हम बाकी के तीनों डिवाइन राम्स जो थी उन लोगों ने उसके ऊपर एक सील लगा दी ताकि उन लोगों को वहां पर सील कर दिया जाए और वो लोग वहां पर से कभी बाहर ना निकल सकें। लेकिन मुझे लगता है कि इस केओस का फायदा उठाकर वहां पर से वो निकलने की कोशिश करेंगे। तो मैं बिंगशान उसे की बात सुनने के बाद उसे कहता है कि सिस्टर कहीं तुम ये तो नहीं कह रही कि यहाँ पर जितने भी बीस्ट हैं वो सारे के सारे बिजर्क सिर्फ इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इस सब के पीछे नॉर्दर्न डीमन राम का हाथ है। नॉर्दर्न डीमन राम के लोगों का इस सब से क्या ताल्लुक हो सकता है। तो मिस जानजिन उसे कहते हैं कि मैं यहाँ पर डायरेक्टली उनके ऊपर इल्जाम तो नहीं लगा रही, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर जो डार्क कोरा हमारे बाकी के सभी रीजन्स को कवर कर रहा है, मुझे लगता है कि उसका कोई ना कोई कनेक्शन यहाँ पर डीमन राम के साथ तो जरूर है। नॉर्दर्न डीमन राम को हम ही लोगों ने वहां पर सील किया था और मुझे लगता है कि वो लोग अपना बदला लेने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। मुझे फिलहाल के लिए उनके मकसद तो नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर सबसे पहले बैटल के लिए तैयार होना होगा क्योंकि हमारी सोंग स्नो राम जो है वो नॉर्दर्न रीजन के बहुत ज्यादा करीब है और डीमन राम के भी बहुत ज्यादा करीब है। तो मो बिंगशान उसे कहते हैं कि सिस्टर तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं अभी जाकर अपने सभी डिसाइपल्स को तैयार करती हूँ कि हम सभी लोग बैटल के लिए तैयार होंगे क्योंकि हमारे फादर को भी नॉर्दर्न डीमन राम के लोगों ने मार डाला था और वो लोग हमारे जो है प्योर दुश्मन है और हम उनमें से किसी एक को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे अगर वो लोग हमारे पर अटैक करने के लिए आएंगे। तो चाहे मुझे यहाँ पर अपनी जान ही क्यों ना सैक्रिफाइस करनी पड़े, लेकिन मैं किसी एक डीमन को भी सोंग स्नो राम में कदम नहीं रखने दूंगी। और यहाँ पर हमारी एपिसोड 442 का एंड हो जाता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। गॉड्स राम यानी रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 443 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि डिजास्टर उनके सर के ऊपर आ चुका है क्योंकि वहां पर हर जगह के ऊपर बीस्ट बिजर्क होते जा रहे हैं। तो उसी के साथ हमें यहाँ पर इटर्नल स्काई पर यानी कि वहां पर ईस्टर्न गार्ड राम का सीन दिखाया जाता है जहां पर ईस्टर्न गार्ड जो होते हैं वहां पर अपने स्काई पर्ल के अंदर से अपने दोनों मास्टर्स को बुलाते हैं। तो व्हाइट मास्टर और ब्लैक मास्टर दोनों वहां पर से बाहर निकलते हैं और उसे कहते हैं कि माय लॉर्ड आपने जहां पर हम दोनों का समन किया इसका मतलब यह कोई बहुत ही जरूरी बात हो सकती है। तो मास्टर लोगों से कहते हैं कि हाँ यहाँ पर एक बहुत ही जरूरी बात है, इसी वजह से तुम दोनों को यहाँ पर बुलाया गया है। और ये बड़ी बात सिर्फ और सिर्फ हमारे ईस्टर्न गार्ड टेरिटरी से नहीं बल्कि पूरी की पूरी गार्ड राम के रिलेटेड है, पूरी की पूरी गार्ड राम से इफेक्टेड होने वाली है। तो ये बात सुनने के बाद दोनों मास्टर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तो इसी के साथ ही वो उनको बताते हैं कि मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि तुम लोग मेरे लिए यहाँ पर एक काम करो, इसी वजह से तुम दोनों को मैंने यहाँ पर बुलाया है। तो वो उससे पूछते हैं कि सर यहाँ पर जो बड़ा डिजास्टर ये क्या है और किस तरह ये यहाँ पर फैलने वाला है। तो इसी के साथ ही डिवाइन गार्ड उन्हें बताते हैं कि तुम्हें पता ही होगा कि वहां पर ईस्ट की तरफ एक बड़ा क्रैक अपीयर हुआ है जिसे क्रिम्सन क्रैक कहते हैं। ये सब कुछ उसके रिलेटेड है, उसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे बीस्ट बिजर्क होते जा रहे हैं। तो दोनों मास्टर जो होते हैं उसे कहते हैं क्या वाकई में क्रिम्सन क्रैक का और ज्यादा बढ़ चुका है और क्या उसके अंदर से जो निकलने वाली पावर्स हैं वो इतनी ज्यादा डार्क हो चुकी हैं। तो ईस्टर्न गार्ड उन लोगों से कहते हैं हाँ बिल्कुल ऐसी बात है। आज से 3 साल पहले मैंने और ब्रह्मा गार्ड ने हम दोनों ने मिलकर यहाँ पर काफी सारे हिसाब लगाए थे, लेकिन आज 3 साल के बाद हम लोग यहाँ पर उन सारे के सारे हिसाबों को पीछे छोड़ चुके हैं क्योंकि क्रिम्सन क्रैक के अंदर से निकलने वाली पावर जो है वो इतनी खतरनाक है कि उन्होंने यहाँ पर आसपास की जितनी टेरिटरीज उन सभी में बीस्ट को बेजर करना शुरू कर दिया है। फिलहाल के लिए तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मिस्टीरियस बीस्ट ही इफेक्ट हो रहे हैं, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ बेजर्क हो रहे हैं, लेकिन क्या पता कल को यहाँ पर इंसान बेजर्क होना शुरू हो जाए। जब यहाँ पर इंसान बेजर्क होना शुरू हो जाएंगे तो फिर खुद ही हिसाब लगाकर देख सकते हो कि इंसान यहाँ पर पागल होने के बाद क्या कर सकते हैं। इसी वजह से हमें यहाँ पर इसको रोकना होगा, हमें इस बड़े डिजास्टर को रोकना ही पड़ेगा। तो दोनों मास्टर कहते हैं कि लेकिन सर हम लोग यहाँ पर इस बड़े डिजास्टर को कैसे रोकेंगे। तो ईस्टर्न गार्ड उन लोगों से कहता है कि मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि मास्टर तायो तुम जल्दी से यहाँ पर से जाओ,
जितने भी हायर लेवल की गार्ड राम्स हैं उन सभी में जाकर उन सभी से कहो कि तो उनके पास जितने भी किंग लेवल के गार्ड्स हैं और जितने भी डिवाइन राम के गार्ड्स हैं उन सभी से कहो कि अपनी फुल पावर्स को रिलीज करिए। हम लोग यहाँ पर एक बड़ी सी फॉर्मेशन क्रिएट करने वाले हैं, एक बड़ी 3 डायमेंशनल फॉर्मेशन, जिसकी मदद से हम लोग यहाँ पर पूरी की पूरी ईस्टर्न गार्ड राम के साथ साथ पूरी की पूरी गार्ड राम को सेव कर सकते हैं। तो व्हाइट मास्टर उसकी बात सुनने के बाद कहते हैं, माय लॉर्ड आप जहाँ पर ये चाहते हैं कि हम लोग एक बड़ी डायमेंशनल फॉर्मेशन बनाए, लेकिन उस फॉर्मेशन में तो हमारे पिछले कई सौ सालों की कल्टीवेशन जाया हो जाएगी। तो डिवाइन गार्ड उसे कहते हैं कि मुझे पता है कि यहाँ पर हमारी बहुत सारी कल्टीवेशन जाया होने वाली है, लेकिन हमें यहाँ पर ये करना ही होगा। अगर हमें जिंदा रहना है तो जिंदा रहने के लिए ये करना ही पड़ेगा, हर किसी को सैक्रिफाइस देना पड़ेगा ताकि यहाँ पर डायमेंशनल रे फॉर्मेशन बनाकर हम लोग अपने आप को बचा सके। ये मेरा ऑर्डर है, तुम्हें अभी यहाँ पर से जाना होगा। तो वो कहता है, जी माय लॉर्ड, मैं यहाँ पर आपके ऑर्डर को पूरा करूंगा, मैं अभी चाहता हूँ। और इसी के साथ ही व्हाइट मास्टर वहां पर से निकल जाता है। तो उसके वहां पर चले जाने के बाद डिवाइन मास्टर जो होते हैं वहां पर उनकी हालत काफी खराब होती है। तो ब्लैक मास्टर कोई आगे बढ़ते हैं और उसे कहते हैं कि माय लॉर्ड आपको क्या हुआ। तो वो उसे कहते हैं कि लास्ट टाइम हम लोग यहाँ पर इवल बेबी से फाइट कर रहे थे, वो इवल बेबी वाली लड़की जो थी उसकी पावर्स बहुत ज्यादा ट्रेमेंडस थी, जिसकी वजह से हमें बहुत ही बुरी तरह से ब्लो पड़ा है, जिसकी वजह से मैं अभी तक यहाँ पर रिकवर नहीं कर पा रहा। तो मास्टर कोई उसे कहते हैं कि माय लॉर्ड मेरे लिए यहाँ पर क्या ऑर्डर्स है, मैं आपके लिए यहाँ पर क्या कर सकता हूँ। तो मास्टर उसे कहता है कि मैंने यहाँ पर इसलिए तुम्हें समन किया है क्योंकि मेरी बॉडी के अंदर जो बचा कुचा इवल बेबी का पॉइजन है मैं उसको निकालना चाहता हूँ, मैं उसको रिफाइन करना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे यहाँ पर ड्रैगन क्वीन की मदद लगेगी। मैं चाहता हूँ कि तुम इस वक्त जाओ ड्रैगन किंग के पास जाओ, जाकर उनके सामने रिक्वेस्ट रखो, उन्हें कहो कि हमें यहाँ पर अपने मास्टर को रिकवर करवाने के लिए ड्रैगन क्वीन की मदद की जरूरत है। अगर वो मेरी मदद करती है तो मैं जल्दी से रिकवर कर जाऊंगा और उसके बाद हम लोग उस क्रिप्सन क्रैक को बंद करने के बारे में सोचेंगे और साथ ही डायमेंशनल रे फॉर्मेशन को कंप्लीट करने के बारे में सोचेंगे। तो मास्टर कोई से कहते हैं कि सर आपके लिए कुछ भी, और इसी के साथ ही वो भी वहां पर से चले जाते हैं ताकि जाकर ड्रैगन किंग से इस बारे में बात कर सके। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें लॉर्ड राम का दिखाया जाता है, ब्लू पोल स्टार का, जहां पर 20 जो थे विजर्क हो चुके थे और हमारा जुंची जो होता है वहां पर अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उन सभी बीस्ट को कंट्रोल कर रहा होता है। तो अपनी व्हाइट लाइट को रिलीज करता है और उन सभी बीस्ट को कंट्रोल करता है। तो हीलिंग उसे कहती है कि मास्टर आपको क्या लगता है कि ये सब कुछ किससे रिलेटेड है, आपको क्या लगता है कि इसका स्रोत कहां पर है, क्या यहाँ पर इसी कैंगजुन कॉन्टिनेंट के ऊपर यानी इस ब्लू पोल स्टार के ऊपर इसका स्रोत है। तुम्हारा जुंची उसे कहता है नहीं नहीं, ये सारी की सारी जो इवल पावर्स हैं ये यहाँ पर से नहीं आ रही, बल्कि इस सब का ताल्लुक गार्ड राम्स के साथ है। तो हीलिंग कहती है लेकिन मास्टर गार्ड राम के साथ इसका ताल्लुक कैसे हो सकता है। तुम्हारा जुंची से बताता है कि एक बार मुझे गार्डियस ने इस बारे में बताया था कि ये जितने भी इवल पावर्स हैं ये सारी की सारी उस क्रिम्सन क्रैक के अंदर से निकल आ रही हैं जो कि ईस्टर्न डिवाइन के उस वॉल के ऊपर पड़ा था। मुझे इसको रोकना है तो फिर मुझे गार्ड राम में जाना ही होगा। तो हीलिंग उसे कहती है क्या आप वहां पर क्यों जाएंगे, आपके वहां पर जाने से क्या होगा। तुम्हारा जुंची उसे कहता है कि ये सवालों के जवाब तो मुझे वहीं पर मिलने वाले हैं, क्योंकि अगर मैं वहां पर नहीं यार मैंने इसको नहीं रोका तो मैं यहाँ पर उसके बाद इन सभी बीस्ट को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। अभी फिलहाल के लिए तो मैं इन सभी बीस्ट को अपनी लाइट से कंट्रोल कर लेता हूँ, जब इंसान यहाँ पर बिजर्क होना शुरू हो जाएंगे तो फिर मेरे लिए भी मुश्किल हो जाएगा। तो हीलिंग उसे कहती है लेकिन मास्टर आपने कहा था कि आप डिवाइन राम में तब तक वापस नहीं जाएंगे जब तक आपका पॉइजनस पर्ल कंप्लीटली रिकवर नहीं हो जाता, और अपने पॉइजनस पर्ल की मदद से आप यहाँ पर गार्ड्स को पॉइजनाइट नहीं कर सकते, लेकिन अभी आप वहां पर जाएंगे तो आप बहुत ज्यादा खतरे में रहेंगे। तुम्हारा जुंची उसे कहता है मुझे पता है कि यहाँ पर ऐसी बात है लेकिन मुझे वहां पर जाना ही पड़ेगा। मेरे पास इवल गार्ड की पावर्स है और इवल गार्ड की पावर्स का मतलब यह है कि मेरे पास उसकी लेगेसी और मेरे पास उसका मिशन है, मुझे उसके मिशन को पूरा करना होगा, मुझे इस दुनिया को उस क्रिम्सन क्रैक से बचाना होगा। हाँ मुझे पता है कि बाकी के सभी गार्ड जो है उन सभी को इस बारे में पता है कि मैं मर चुका हूँ, अब जबकि उन सभी को पता है मैं मर चुका हूँ और साथ ही वो सभी लोग इस क्रिम्सन क्रैक की वजह से बहुत ज्यादा चिंतित है, इसी वजह से किसी का मेरे पर ज्यादा ध्यान नहीं जाएगा। मैं अपनी पावर्स को वहां पर छुपा कर जाऊंगा और साथ ही अपने आप को वहां पर किसी दूसरे रूप में लेकर जाऊंगा ताकि कोई मुझे पहचान ना पाए। तो हीलिंग उससे पूछते हैं कि मास्टर आप कब वहां पर जाने वाले हैं। तुम्हारा जुंची कहता है कि मैं कल यहाँ पर से निकलूंगा लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ पर कुछ तैयारी करनी है। तो वहां पर से हमारा जुंची जो होता है वो सबसे पहले कैंगजून क्लिफ के अंदर जाता है जहां पर वो लड़की होती है। तो उसके बाद जुंची उसके पास जाता है और जाकर अपने पास से क्रिस्टल निकाल कर उसे देता है और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर एक गिफ्ट लेकर आया हूँ। तो वो लड़की जो होती है वो इससे काफी ज्यादा खुश होती है, उस गिफ्ट को ले लेती है। हमारा जुंची उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें एक इंपॉर्टेंट न्यूज देने के लिए आया हूँ कि मैं कुछ दिनों के लिए जा रहा हूँ, मुझे गार्ड राम में जाना है, गार्ड राम में एक बहुत ही जरूरी काम करना है, इसलिए मैं वहां पर जा रहा हूँ और मैं यहाँ पर वापस आने के बाद तुमसे मिलूंगा क्योंकि काफी दिनों तक मैं तुमसे मिलने के लिए नहीं आ पाऊंगा। मुझे पता है कि तुम यहाँ पर मेरे बारे में काफी ज्यादा परेशान रहोगी क्योंकि मैं एक बार पहले भी वहां पर जाकर मर चुका हूँ, लेकिन अब यहाँ पर इस बार मैं बहुत ज्यादा एहतियात करने वाला हूँ। वहां पर एक स्पिरिट है जिसके साथ आकर मुझे बात करनी है। उस स्पिरिट ने मुझे क्रिम्सन क्रैक के बारे में बताया था और मुझे बाकी का सब कुछ वही बता सकती है कि आखिर उस क्रिम्सन क्रैक के पीछे है क्या, आखिर उस क्रिम्सन क्रैक के पीछे क्या चीज है जो कि यहाँ पर इतनी पावरफुल इवल एनर्जी को रिलीज कर रही है। और क्योंकि मेरे पास इवल गार्ड की पावर्स हैं और साथ ही मैंने तुम्हारे पास से डार्क सीड्स लिए थे और मुझे लगता है कि तुम भी इवल गार्ड की पावर्स के, तुम्हारे पास भी इवल गार्ड की पावर्स हैं और तुम्हारे पास भी उनकी इनहेरिटेंस है, तो हम दोनों का ये मिशन बनता है। तो मैं एक बार वहां पर जाऊंगा और वहां पर से आने के बाद तुमसे जरूर मिलूंगा। और इसी के साथ हमारा जुंची जो होता है उसे बाय बोलने के बाद वापस अपने गैंग
सिटी में आता है, जहां पर उसकी सारी वाइफ्स जो होती है उसके सामने खड़ी होती हैं और उससे पूछती हैं कि ब्रदर जुंजी, जो कुछ भी तुमने हमें बताया है उस क्रिम्सन क्रैक के बारे में और साथ इस दुनिया के तबाह होने के बारे में, क्या वो वाकई में सच है? तुम्हारा जुंजी कहता है हाँ ये वाकई में सच है। डिवाइन राम की एक डिवाइन गार्डियस ने मुझे सब के बारे में बताया था। उसने मुझे बताया था कि यहाँ पर मेरे पास सिविल गार्ड की पावर्स और मैं यहाँ पर क्रिम्सन क्रैक को रोक सकता हूँ, तो मुझे वहां पर जाना ही पड़ेगा, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जहां पर हमारी एपिसोड 443 का एंड हो जाता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? गार्ड्स राम के एपिसोड 444 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड कैन पे हमने देखा था कि मां जुंची फैसला करता है कि वो वापस से गार्ड राम में जाएगा और वहां पर जाकर सोंग स्नो राम की जेल के अंदर जो गार्ड्स है उसे जाकर मिलेगा। तो जहां पर उसकी बेटी जो होती है उसे कहती है डैडी प्लीज आप मत जाइए ना, आप फिर से वहां पर चले जाएंगे और वापस नहीं आ पाएंगे। तो उसका डैड उसे कहता है कि नहीं नहीं मेरे बेटे, इस बार तो मैं यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा। अब मुझे पता है कि मेरे पास एक बहुत ही प्यारी बेटी है, मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़कर हमेशा के लिए वहां पर कैसे जा सकता हूँ, मैं वापस जरूर आऊंगा। उसे कहती है कि डैड क्या आप मुझसे वादा करेंगे? तो वो कहता हाँ क्यों नहीं, जी डैडी का वादा है कि डैडी जल्दी से जल्दी वापस आएंगे, क्योंकि डैडी जहां पर तुम्हें बड़ा होता हुआ देखना चाहते हैं, वो भी अपनी आंखों के साथ। और इसी के साथ मां जुंची उसके साथ वहां पर प्रॉमिस कर लेता है। और दूसरी तरफ दिखाते हैं कि वो लड़कियां जो होती हैं वो सारियों से कहती है कि तुम्हें यहाँ पर सही सलामत वापस आना होगा, प्लीज वहां पर जाने के बाद ज्यादा रेकलेस मत होना। तो मां जुंची कहता हाँ मैं वहां पर जाने के बाद अपना पूरा ध्यान रखूंगा, अगर मैं कुछ नहीं कर पाया तो मैं वापस आ जाऊंगा। तो सभी लड़कियां वहां पर उसे गुड बाय बोल देती हैं कि ठीक है तुम जा सकते हो। तो मां जुंची जो था अपने हाथ में क्रिस्टल पकड़ता बड़ी तेजी के साथ उड़कर ऊपर गार्ड्स राम की तरफ चला जाता है। यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है सोंग स्नो राम का दिखाया जाता है। हमारा जुंची जैसे सोंग स्नो राम में पहुंचता है तो वहां पर पहुंचने के बाद वो काफी हैरान होता है कि वहां पर पहले से अटैक हो रहा होता है। बहुत सारे बिजर्किक बीस्ट जो होते हैं वहां पर उनके पर अटैक कर रहे होते हैं और वो लोग जो होते हैं अपने आप को डिफेंड कर रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर वहां पर उन बीस्ट का मुकाबला कर रहे होते हैं। एक लड़का मास्टर से कहता है कि मास्टर हमारे पास यहाँ पर एक्स्ट्रा मैन पावर नहीं बची, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर बीस्ट तो हर तरफ से हमारे पर अटैक किए जा रहे हैं। तो एक लड़की जो होती है वो सेक्टर मास्टर के पास भागती हुई जाती है और कहती है कि सेक्टर मास्टर अगर इसी तरह चलता रहा तो फिर तो हमारा बिंगलान सेक्टर जहां पर बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, हमें रिट्रीट करना होगा, हमें सोंग स्नो राम की मेन फोर्सेस की तरफ आगे बढ़ना होगा। उसका मास्टर उसे कहता है कि मैं यहां पर अपने सेक्टर को छोड़कर कैसे जा सकता हूं? तुम्हें पता है कि हम लोग इसी सेक्टर में पैदा हुए, इसी में बड़े हुए, हम लोग अपने सेक्टर को छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, हमें इन बीस्ट को हराना होगा चाहे हमारी जान ही क्यों ना चली जाए। और इसी के साथ ही उन्हें यहां पर साइड के ऊपर से कुछ लोग दिखाई देते हैं जो कि उनका साथ देने के लिए वहां पर आए होते हैं। तो वहां पर एक दूसरी राम के लोग पहुंच जाते हैं जो कि आइस फिनिक्स राम के लोग होते हैं। आइस फिनिक्स सेक्टर के लोग उनकी मदद करने के लिए वहां पर पहुंचते हैं और वो लोग उनके ऊपर आकर अटैक करना स्टार्ट करते हैं। और स्पेशली उन सभी में एक लड़की होती है जिसका नाम मो फीजू होता है, यानी उसे फेरी फीजू कह रहे होते हैं। तो ये लड़की जो है ये पहले भी आप देख चुके हैं, जो कि हमारे जुंची के साथ कॉन्टेस्ट में फाइट कर चुकी है। तो जैसे वो वहां पर पहुंचती है तो लड़की कहती है कि सेक्टर लीडर वहां पर देखें, क्या वो वाकई में फेरी फीजू है, क्या वो यहाँ पर हमारी मदद करने के लिए आई है? तो वो सभी लोग कहते हैं कि हाँ ये वही हो सकती है, इसके अलावा यहाँ पर कौन हो सकती है, इतनी खूबसूरत सिर्फ और सिर्फ वही है। लगता है कि लेडी फीजू यहाँ पर हमारी मदद करने के लिए ही आई है। तो सभी सोल्जर्स बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि फाइनली यहाँ पर हमारी मदद करने के लिए कोई बहुत ही पावरफुल आया है। ये हमारी मास्टर की पर्सनल डिसाइपल है, यानी मो जानजिन की पर्सनल डिसाइपल है। इसी वजह से अब यहाँ पर हमारी मदद करने के लिए आए, हम सभी लोग बच जाएंगे। और इसी के साथ ही मो फीजू को दिखाते हैं कि मो फीजू वहां पर नीचे उतरकर उन सभी के बीस्ट के ऊपर अटैक करना स्टार्ट करती है ताकि उन सभी को वहां पर बचा सके। तो जब वो कुछ बीस्ट के ऊपर अटैक करती है तो एक मास्टर उसके पास आता है, उसे कहता है कि मो फीजू यहाँ पर मेरी ग्रीटिंग्स को स्वीकार करें, आपने यहाँ पर आकर हमारी बहुत ज्यादा मदद की है। मो फीजू जो होती है हमारे जुंची के बाद मो जानजिन की नई डिसाइपल बनी होती है, इसी वजह से उसकी पावर लेवल्स बाकी सभी से काफी बेहतर होती हैं। तो उसने वहां पर काफी हद तक काफी सारे बीस्ट को पीछे की तरफ हटा दिया होता है। तो इसी के साथ ही वहां पर एक और बीस्ट को दिखाते हैं, एक बड़ा सा जायंट बीस्ट जो होता है, एक आइस बीस्ट वहां पर से निकलता है। वो जब वहां पर लैंडिंग मारता है तो ये देखने के बाद सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। वो बीस्ट जल्दी से जंप करते हैं, वहीं पर मो फीजू के पास लैंडिंग करता है, उसकी लैंडिंग की जबरदस्त होती है। तो इस बात से वो सभी लोग हैरान होते हैं। वो अपना मुंह खोलकर वहां पर एक चीख मारता है जिसे साउंड आर्ट को यूज करता है और इसके साथ ही मो फीजू और दूसरा मास्टर दोनों पीछे की तरफ गिर जाते हैं। तो सभी डिसाइपल्स कहते हैं कि अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर तो एक बहुत ही पावरफुल जायंट आ गया है, जो तो ग्लेशियर जायंट है और ग्लेशियर जायंट्स जो होते हैं बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। पता नहीं है कि मास्टर मो फीजू भी यहाँ पर इसके सामने टिक पाएगी। मास्टर मो फीजू की पावर लेवल्स भी इतनी नहीं है कि वो यहाँ पर इस बड़े से जायंट ग्लेशियर जायंट का मुकाबला कर सके। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि मो फीजू जो होती है वहां पर पीछे हटने को तैयार नहीं होती, वो आगे बढ़ती है और बीस्ट के ऊपर अटैक करती है और बीस्ट जो होता है वो भी उसके ऊपर अटैक करता है, जिससे फीजू पीछे की तरफ गिर जाती है। लेकिन साथ ही वो फिर से उठती है और
कहती है कि मुझे यहाँ पर दोबारा अटैक करना होगा और वो फिर से आगे बढ़कर उसके ऊपर अटैक करती है। तब एल्डर उसे कहता है कि मिस फिजू जी तुम क्या कर रही हो, प्लीज ऐसा मत करो, तुम उससे फाइट करके जीत नहीं पाओगी, क्योंकि बीस्ट बार बार उसे बुरी तरह से पटक रहा था और वो फिजू बार बार पीछे की तरफ गिर रही होती है और इसी के साथ वो अपनी तलवार उठाती है और वहां पर एक स्पेशल स्पेल को यूज करने लगी है जिससे वो अपनी लाइफ एसेंस को भी यूज करेगी। तो वो कहती है चाहे कुछ भी हो जाए मुझे इस एरिया को गार्ड करना ही होगा, मास्टर ने मुझे कहा था कि जहां पर हमारे सेक्टर के लोग नहीं मरने चाहिए और मैं उनके लिए अपना सैक्रिफाइस दूंगी। तुम्हारा शुंची भी ऊपर खड़ा सब कुछ देख रहा होता है। शुंची कहता है लगता है कि एक और बेवकूफ लड़की जहां पर अपनी ब्लड एसेंस को जाया करने वाली है, वो अपने ब्लड एसेंस को यूज करके पावरफुल अटैक तो कर लेगी लेकिन उसके बाद खुद यहाँ पर बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगी। लगता है कि मुझे यहाँ पर बीच में आना होगा और उसकी मदद करनी पड़ेगी और इसी के साथ माशुंची वहां पर अटैक करने लगता है। जबकि दूसरी तरफ से वो सभी डिसाइपल्स और एल्डर्स भागते हुए आगे बढ़ते हैं और उसे कहता है कि सीनियर सिस्टर फिजू प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज ऐसा मत करो, तुम यहाँ पर इन ग्लेशियस बीस्ट को नहीं हरा पाओगी, तुम यहाँ पर इनको नहीं हरा पाओगी, अपने लाइफ एसेंस को वेस्ट मत करो। तो वो फिजू वहां पर पूरी तरह से अपने रिजॉल्व पे पक्की होती है। वो कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे यहाँ पर इन बीस्ट को रोक नहीं होगा। मास्टर ने मुझसे वादा लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं यहाँ पर इस पूरे एरिया को गार्ड करूंगी और मैं ये करके रहूंगी। और इसी के साथ दूसरी तरफ मैं शुंची को दिखाता है कि वो भी अपनी उंगली को उठाता है, वहां पर अपनी एनर्जी को रिलीज कर देता है, जबकि फिजू आगे की तरफ बाड़ी होती है और वहां पर जबरदस्त ठंडर गिरती है। तो यहीं पर हमारी एपिसोड 444 का एंड हो जाता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, गार्ड्स राम की एपिसोड 445 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा शुंची भी वहां पर एक तरफ से अपनी पावर्स को रिलीज करता है, दूसरी तरफ से इस फिजू वहां पर अपनी पावर्स को रिलीज कर रही होती है। वो अपने लाइफ एसेंस को यूज करने वाली होती है ताकि वहां पर उन बीस्ट के साथ मुकाबला कर सके, उन ग्लेशियर बीस्ट को हरा सके। लेकिन इसी के साथ जब अपनी पावर्स को रिलीज कर रही होती है उसी के साथ उनके ऊपर ठंडर गिरती है और दोनों बीस्ट वहीं पर मर जाते हैं। जैसे वो दोनों बीस्ट वहां पर मर जाते हैं, फिजू भी इस बात से काफी हैरान होती है और बाकी के सभी लोग भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये क्या हुआ, अचानक से यहाँ पर इन मॉन्स्टर्स को क्या हुआ। दोनों ही आइसबर्ग मॉन्स्टर यहां पर अचानक से मार गए और इसी के साथ ही वो लोग साइड के ऊपर देखते हैं तो उन्हें वहां पर माशुंची दिखाई देता है। तो सभी लोग उसे रिस्पेक्ट देना शुरू कर देते हैं और कहते हैं लगता है कि इसी सीनियर ने यहां पर इनको मारा है। तो शुंची ने अपने चेहरे के ऊपर एक मास्क लगाया था ताकि वो अपना चेहरा उनको ना दिखाए। तो सीनियर उसके सामने घुटने टेक देते हैं और कहते हैं कि हम लोग यहां पर तुम्हें ग्रीट करते हैं सीनियर ब्रदर, तुमने यहां पर हमारी जान बचा ली ग्लेशियर बीस्ट को मारकर। शुंची वहां पर नीचे उतरता है और कहता है कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था, मैं यहीं पर से गुजर कर जा रहा था और जहां पर आकर मैंने देखा कि तुम लोग मुश्किल में हो। एल्डर उसे कहता है कि सीनियर ब्रदर क्या तुम यहाँ पर हमें अपना नाम बता सकते हो ताकि हम लोग अपनी आने वाली जनरेशन को इस बारे में बता सके, अपने बेनिफैक्टर का नाम बता सके, क्या तुम्हें अपना नाम बताओगे। तुम्हारा शुंची उनको अपना रियल नेम नहीं बताना चाहता, इसी वजह से वो उनसे कहता है कि मेरा नाम जो है वो जुनलिंग है, तुम लोग यहाँ पर मुझे जुनलिंग कह सकते हो। और इसी के साथ ही वो सभी लोग उसे जुनलिंग जुनलिंग कहना शुरू कर देते हैं और साथ ही उसके नाम के नारे लगा रहे होते हैं कि जुनलिंग ने उनकी जान बचा ली। फिजू उसका नाम सुनने के बाद काफी हैरान होती है लेकिन उसे यहाँ पर उसकी प्रेजेंस जो होती है काफी ज्यादा अलग महसूस हो रही थी क्योंकि शुंची ने अपनी प्रेजेंस को भी हाइड किया होता है। तो वो सभी लोग उसे कहते हैं कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर जुनलिंग, आपने यहाँ पर आकर हमारी जान बचा ली है। तो इसी के साथ ही एल्डर जो होते हैं उसे कहता है कि सीनियर ब्रदर जुनलिंग हमारे साथ हमारे सिटी के अंदर आओ ताकि हम लोग तुम्हारी मेहमान नवाजी कर सके, तुमने हमारी जान बचाई और आज यहाँ पर तुम हमारे ऑनररी गेस्ट रहोगे। तुम्हारा शुंची उनसे कहता है कि नहीं नहीं, मैं यहाँ पर नहीं रुक सकता, मुझे यहाँ पर से आगे जाना है क्योंकि और भी लोगों को मेरी मदद की जरूरत पड़ सकती है। और इसी के साथ ही दिखाते हैं कि वहां पर जबरदस्त रोड की आवाज आती है तो ग्लेशियर बीस्ट का किंग वहां पर अपीयर हुआ था। वो एक बहुत ही बड़ा सा चाहे भालू है यहाँ पर क्या चीज है लेकिन वो काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा होता है। जैसे वहां पर आने के बाद वो अपनी रोर लगाता है तो सभी लोग वहीं पर डर के मारे नीचे गिर जाते हैं क्योंकि वो एक बहुत ही पावरफुल बीस्ट होता है, ग्लेशियर बीस्ट का भी मास्टर होता है, इसी वजह से वो सभी बीस्ट का किंग होता है। तुम्हारा शुंची कहता है ये तो बहुत ही बुरा है, यहाँ पर तो सभी के सभी बीस्ट का किंग आ गया है और ये काफी ज्यादा पावरफुल होने वाला है, ये बाकी के सभी बीस्ट को भी कंट्रोल कर सकता है लेकिन लगता है कि ये बेजर्क नहीं है, यानी कि ये यहाँ पर होश में है। तुम्हारा शुंची उन सभी लोगों से कहता है कि तुम सभी लोगों को यहाँ पर से निकल कर जाना होगा, सभी लोग यहाँ पर से जाओ और मैं जाकर उस बीस्ट के साथ निगोशिएट करने की कोशिश करता हूँ। मुझे पता है किस तरह के बीस्ट के पास अपनी कॉन्शियसनेस होती है और वो बात कर सकते हैं। इसके साथ ही वो सभी लोग जो होते हैं वहां से भागना स्टार्ट करते हैं जबकि माया शुंची बड़ी तेजी से आगे बढ़ता है। फिजू से कहता है कि मो फिजू तुम मेरे साथ आओ, हम दोनों जाकर उससे बात करते हैं, अगर उससे नेगोशिएशन फेल होगी तो फिर हम सभी लोग यहाँ पर मरने वाले हैं क्योंकि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। और इसी के साथ ही माया शुंची और मो फिजू दोनों वहां पर उस बड़े से बीस्ट किंग के पास जाते हैं। जाते वक्त माया शुंची सभी लोगों से कहता है कि मैं वहां पर जाकर उस बीस्ट किंग के साथ बात करूंगा, अगर वो यहाँ पर निगोशिएशन में टाइम लेता है तो मैं यहाँ पर तुम सभी लोगों को बचा लूंगा, लेकिन अगर वो यहाँ पर निगोशिएट नहीं करता तुम सभी के पास सिर्फ 10 सेकंड्स होंगे, 10 सेकंड्स के अंदर तुम सभी को यहाँ पर से दूर भाग कर जाना होगा, मैं इससे ज्यादा उसे रोक नहीं पाऊंगा। और इसी के साथ ही वो लोग उसके सामने वहां पर पहुंच जाते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद वो फिजू से कहते हैं कि तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम्हारी बात सुनेगा। और वहां पर पहुंचने के बाद बीस्ट किंग जो होता है वो से कहता है कि इंसान क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर तुम मेरे साथ निगोशिएट कर सकते हो। तुम्हारा शुंची से कहता है कि देखो हमारी बात सुनो, यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है तुम उसको गलत समझ रहे हो, तुम यहाँ पर हमारे इस छोटे से सिटी के ऊपर अटैक करने के लिए क्यों आए हो, क्योंकि स्नो के अंदर जितने भी बीस्ट हैं सभी के तुम किंग
किंग, और तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी हमारे इंसानों के ऊपर अटैक करने के लिए नहीं आना चाहिए था। जबकि बीस्ट किंग उसे कहता है कि तुमने मेरे बहुत सारे ग्लेशियर बीस्ट की जान ली है, जहाँ पर इतने सारे बीस्ट मरे पड़े हैं, वो सब कुछ तुम लोगों ने किया है और मैं तुम्हें कैसे जिंदा छोड़ सकता हूँ। मैं यहाँ पर उनका बदला लेने के लिए आया हूँ। तुम्हारा शुंची उसे कहता है अगर तुम यहाँ पर बदला लेने के लिए आया तो फिर तुम यहाँ पर पहले क्यों नहीं निकल कर आए। तुम यहाँ पर इसकी सिचुएशन को पहले भी देख सकते हो कि ये सभी बिजर्क होकर हम इंसानों के ऊपर अटैक कर रहे थे, इसी वजह से हमने यहाँ पर ये किया है। बीस्ट किंग उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत तो देखो कि तुम यहाँ पर हमारे सामने सवाल कर रहे हो। शुंची उसे कहता है कि सीनियर प्लीज शांत हो जाएं, यहाँ पर पहले हमारी बात तो सुन लें। पिछले कई सौ सालों से यहाँ पर इंसान और बीस्ट हमेशा से यहाँ पर बहुत ही हार्मोनी के साथ रहते रहे। हमने कभी तुम्हारे किसी बीस्ट को नहीं मारा और आज यहाँ पर तुम्हारे बीस्ट ने पहले आकर हम इंसानों के ऊपर अटैक किया, जिसकी वजह से हम इंसानों को मजबूरन उनको मारना पड़ा अपनी जान बचाने के लिए। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये गलती तुम्हारे बीस्ट लोगों की और साथ ही तुम्हारी है कि तुम उन सभी बीस्ट को कंट्रोल नहीं कर पाए। तो ये बात सुनने के बाद बीस्ट किंग जो था वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि यहाँ पर हमारी कोई गलती नहीं है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी गलती है और तुम लोग यहाँ पर मरोगे। मैं तुम सभी लोगों से बदला लूंगा, मेरे जितने बीस्ट मरे हैं उन सभी की मौत का बदला मैं यहाँ पर तुम सभी को मार कर लेने वाला हूँ। जबकि हमारा शुंची से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम एक डरपोक इंसान हो, डरपोक बीस्ट हो, क्योंकि अगर तुम यहाँ पर इतने बहादुर होते तुम पहले यहाँ पर निकल कर क्यों नहीं आए जब हम लोग यहाँ पर तुम्हारे बीस्ट साथियों को मार रहे थे। अगर तुम्हारे क्लैन के लोग यहाँ पर मार रहे थे तुम्हें उसी वक्त निकल कर आकर हमसे फाइट करनी चाहिए थी। ये बात सुनने के बाद बीस्ट किंग और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी भी यहाँ पर मुझे डरपोक कहने की, और साथ ही वहां पर वो दोनों के ऊपर अटैक करता है। तुम्हारा शुंची और फीजू दोनों वहां पर साइड के ऊपर जंप करते हैं और उसके अटैक को अवॉइड करते हैं। तुम्हारा शुंची कहता है कि ये तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगी, मैं अपनी फुल पावर को यूज नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर अगर फुल पावर को यूज किया सभी को मेरे ओरिजिन के बारे में पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ, और इसी वजह से मुझे यहाँ पर से इन सभी लोगों को भगाना होगा ताकि ये सभी लोग यहाँ पर से दूर चले जाएं। बीस्ट किंग इसी के साथ ग्राउंड के ऊपर पंच मारता है तो नीचे की आइस टूट जाती है और हमारा शुंची और फीजू दोनों वहां पर उन आइस के टुकड़ों के ऊपर और इसी के साथ ही बीस्ट किंग आगे बढ़ के उनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। तो हमारा शुंची यही सोच रहा था कि अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं यहाँ पर अपनी रियल आइडेंटिटी किसी को बता नहीं सकता, क्योंकि अगर पावर्स को रिलीज किया तो रियल आइडेंटिटी शो हो जाएगी। और इसी के साथ ही दिखाते हैं कि बीस्ट किंग के ऊपर फायर के साथ अटैक होता है, कोई उसके दोनों बाजू के ऊपर अटैक करता है जिससे उसके दोनों बाजू जो होते हैं वो कट जाते हैं। दोनों बाजू कटने के बाद बीस्ट किंग जो होता है वहां पर कमजोर पड़ जाता है। शुंची साइड के ऊपर देखता है और कहता है कि अब यहाँ पर कौन आया है, तो यहाँ पर उसका ब्रदर पोजुन आ जाता है। तो पोजुन आने के बाद अब उस बीस्ट के साथ फाइट करना स्टार्ट करता है। थोड़ी देर के बाद वो अपनी फायर पावर्स के साथ उस बीस्ट को सबड्यू कर देता है, शायद बीस्ट यहाँ पर मर जाता है। और सबके हमारा शुंची जो होता है वो पोजुन की तरफ देखकर महसूस करता है कि इसकी पावर लेवल जो है वो तो लॉर्ड लेवल पर पहुंच चुकी है। तो वो कहता है ये क्या, ये तो गॉड लेवल पर पहुंच भी चुका है। एल्डर जो होते हैं वो पोजुन को देखने के बाद से कहते हैं कि अब ये लड़का कौन है। तुम्हारा शुंची वहां पर नीचे उतरता है और फेरी फीजू से कहता है कहीं तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी। तो वो कहती है नहीं मुझे कोई चोट नहीं लगी। जबकि हमारा शुंची सोच रहा था लगता है कि इन दोनों में कोई खिचड़ी पक रही है। और इसी के साथ ही पोजुन जो होता है वहां पर हमारे शुंची से पूछता है कि अब ये सीनियर ब्रदर कौन है। तुम्हारा शुंची से अपने बारे में बताता है और कहता है कि मेरा नाम लिंग जुन है। कौन हो? तुम्हारा शुंची से ये नहीं बताना चाहता कि मुझे पहले तुम्हारे बारे में पता है। तो इसी के साथ ही पोजुन से अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताता है कि मैं फ्लेम गार्ड राम से हूँ, मेरा नाम पोजुन है। इसके साथ ही वो कहता है कि तुमने यहाँ पर हमारी फेरी फीजू की जान बचाई है, तो मैं यहाँ पर तुम्हारा बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी फेरी फीजू की जान बचाने के लिए। और बाकी के सभी सिटी के लोग भी जो होते हैं वो सभी लोग वहाँ पर पोजुन को थैंक यू बोलते हैं कि उसने यहाँ पर आकर उन सभी की जान बचा लिया। तो सभी लोग वहाँ पर उसे कह रहे होते हैं कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जबकि पोजुन कहता है कोई बात नहीं, यहाँ पर मैंने तुम्हारी जान नहीं बचाई बल्कि सीनियर ब्रदर ने तुम्हारी जान बचाई है, यानी लिंगजुन ने तुम्हारी जान बचाई है। और यहाँ पर हमारी एपिसोड 445 का एंड हो जाता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।